दोस्तों नमस्ते। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। अटक गई भारतीय जनता पार्टी अपने 240 के आंकड़ों पर। वैसे एनडीए स्पष्ट बहुमत से तो आया, 300 के आंकड़े तक तो पहुंच गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत वाले जो इरादे थे, उस इरादे में भारतीय जनता पार्टी वहां तक जाने में नाकामयाब रही। अब ये बात चली कि उत्तर प्रदेश, जहां से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी उम्मीदें थी, वहां लगभग 35 जगह का नुकसान हो गया। मतलब जहां स्वीप इन करने की चल रही थी, वहां बहुत कम सीटें मिली। दूसरा राज्य था भारतीय जनता पार्टी के लिए धक्का देने वाला महाराष्ट्र, जहां पर पूरा अलायंस 17 जगहों में सिमट गया, जहां अपेक्षा 40-42 सीटों की थी। तीसरा राज्य था पश्चिम बंगाल, जहां पर बहुत बड़ी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी लगाकर बैठी थी। अब पश्चिम बंगाल में तो कोई बदलाव करने की जरूरत है नहीं, ना वहां सत्ता है, ना वहां कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके दम पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बदलाव करने की बातें चलने लगी। अब उत्तर प्रदेश में योगी को हटाया जाएगा क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने खुद होकर जिम्मेदारी ले ली और यह कह भी दिया कि मैं खुद ये सत्ता छोड़कर पार्टी का काम करना चाहता हूं। जैसे ही देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आया, वैसे उसी वक्त हड़कंप मच गया। कहा जाने लगा कि फडणवीस गए तो क्या होगा महाराष्ट्र में, कैसे चलेगी भारतीय जनता पार्टी, यह भी बातें चलने लगी। लेकिन जो भी कुछ चर्चाएं होने लगी, वह फडणवीस और योगी आदित्यनाथ को हटाने के बारे में चर्चा होने लगी। जब 2 राज्यों में यश नहीं मिल पाता है, तो 2 राज्य के प्रमुखों को पकड़ा जाता है और उनके ऊपर कई एलिगेशन लगाए जाते हैं। जैसे भाजपा को कार्यकारी अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के लिए कई और नाम आए, उसमें महाराष्ट्र के विनोद तावड़े का नाम भी शामिल हुआ। विनोद तावड़े कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे। यह भी कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस की जगह विनोद तावड़े ले सकते हैं। बहुत सारी बातें चलने लगी। अब मुझे एक विषय आपके सामने रखना है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतस्थ में क्या करे वो उसका काम है, मेरा काम वो नहीं है। ना ही उसमें मैं दखल देना चाहता हूं, ना ही ये बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सिखाना चाहता हूं कि आप ये करो वो करो, वो मेरा काम नहीं है। मैं बस कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, और उन तथ्यों में एक सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी जिम्मेदारी किसी के ऊपर तो फाइनल करनी चाहिए। पहले एक आपको नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फाइनल करनी चाहिए कि वही नहीं कर पाए। दूसरा, जो पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता है अमित शाह के ऊपर फाइनल करनी चाहिए, वो नहीं की। चलो इन लोगों को छोड़ दीजिए, लेकिन चुनाव जिनके नेतृत्व में लड़े गए, वो जेपी नड्डा अब तक इसकी जिम्मेदारी लेने से क्यों कतरा रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। इसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर डालकर उनको अपने पद से हटा देना चाहिए था। वो नहीं हुआ। जेपी नड्डा को हटाया नहीं गया, बल्कि जेपी नड्डा को बोनस में गिफ्ट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के लिए जिम्मेदार जितने योगी आदित्यनाथ है, जितने देवेंद्र फडणवीस है, जितने पश्चिम बंगाल के नेता है, उतने तो जेपी नड्डा भी है। जेपी नड्डा अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित यश नहीं दिला पाए। मैं बता दूं, जेपी नड्डा मूलतः हिमाचल प्रदेश से है, मतलब उनका मूल हिमाचल प्रदेश है। बाद में वो स्थलांतरित होकर बिहार में चले गए, नड्डा परिवार। जब जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं, तो उन्हीं की अध्यक्षता वाले कार्यकाल में हिमाचल की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों से निकल जाती है, बिल्कुल निकल जाती है, और वहां पे कांग्रेस का राज आ जाता है।
हिमाचल प्रदेश के सत्ता को गंवाने की जिम्मेदारी जेपी नड्डा पर नहीं आती है। मैं बता दूं कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में प्रविष्ट कर गई थी और उस वक्त के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी थे और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा खासा यश मिला। अब तक सीटें बिहार में जितने नहीं मिल पाती थी उतने मिली। तो देवेंद्र फडणवीस बिहार के यश के कारण थे और उस सत्ता को गंवाने में जब चलने लगा, नीतीश कुमार इधर से उधर जाने लगे, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा क्यों पीछे रहे? बिहार की सत्ता को गंवाया जेपी नड्डा के कार्यकाल में, कर्नाटक की सत्ता को गंवाया भारतीय जनता पार्टी ने, हिमाचल प्रदेश की सत्ता को गंवाया भारतीय जनता पार्टी ने, और वह सारा कार्यकाल जेपी नड्डा का था। बहुमत के पास न जाने के जो समय था उसमें भी जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। अब जेपी नड्डा को तो पद से हटाए जाने की बात दूर रही, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में सहभागी किया गया। न केवल सहभागी किया गया, उन्हें राज्यसभा का नेता भी नियुक्त किया गया संसदीय दल का। मतलब जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी के हार के लिए, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब वो हार हुई, इसके लिए सजा देने से बेहतर समझा उनको मंत्री पद दिया जाए और उनको राज्यसभा का नेता भी बनाया जाए। अब जेपी नड्डा वाला नियम उन लोगों पर लागू किया जा रहा है जो अपने अपने राज्यों में अच्छा काम कर चुके हैं। 2019 के बाद हुए चुनाव में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़े थे, तब उत्तर प्रदेश में पहले से भी ज्यादा सीटें योगी आदित्यनाथ ने जीती है। मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भ्रमित किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी को भ्रमित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी की भूमि में हार का कारण कौन से भूमि हार है, यह अगर भारतीय जनता पार्टी समझ ले तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। दिल्ली में केजरीवाल पर हो रही कार्रवाइयां या उनके ऊपर हो रहे आरोपों की जांच जितनी गति से होनी चाहिए उतनी गति से न होने के लिए कौन रोक रहा है, यह भी जरा समझ लेना चाहिए। भ्रमित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसकी बात तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा ही नहीं जाती। और जेपी नड्डा जैसे, मैं तो जेपी नड्डा को पूर्णतः एक अपयशी अध्यक्ष मानता हूं, क्योंकि उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक नहीं संभाल पाई, हिमाचल प्रदेश नहीं संभाल पाई। बहुत सारे राज्य है जहां से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा है। जैसे बहुत सारे राज्य मिल गए, वैसे बहुत सारे राज्य गंवाए भी भारतीय जनता पार्टी ने। योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में विधानसभा के लिए यश प्राप्त करते हैं, लोकसभा में गणित चूक जाता है, उसका कारण अलग होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को हटाए जाने की बात की जाने लगी। महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस को ले लीजिए। देवेंद्र फडणवीस ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1 नंबर पर लाके रख दिया था और उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस करने का काम भी किया था, करवाया गया था। अगर इंडिपेंडेंटली उस वक्त की तरह 2014 की तरह भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर अलग लड़ती तो शायद चित्र कुछ अलग होता, लेकिन साथ में रखा गया उद्धव ठाकरे को, और उद्धव ठाकरे को साथ में रखकर सीटें कम हो गई लेकिन नंबर 1 रही। अब इसके लिए देवेंद्र फडणवीस को जिम्मेदार ठहराया गया कि वह सत्ता नहीं आ पाई। दूसरी, देवेंद्र फडणवीस ने गोवा में यश प्राप्त करवा दिया। देवेंद्र फडणवीस ने
बिहार में यश प्राप्त करवा दिया और बहुत ही प्रतिकूल परिस्थिति में महाराष्ट्र में अलायंस के 17 सीटें लाई। इतना ही नहीं, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने अपनी होशियारी को दिखाते हुए कुछ विधायक अपने पक्ष में कर लिए। यहां तक कि एकनाथ शिंदे को सामने कर उद्धव की सत्ता को गिरा दिया, लेकिन फिर भी देवेंद्र फडणवीस पर जिम्मेदारी डालकर महाराष्ट्र के ही नेताओं को कुछ आगे कर ऐसी बातें की जा रही है कि उनको हटाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है। एक बात याद रख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, एक बात याद रख लीजिए, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के राजनीति में आज भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े शक्ति से काम कर रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और इन लोगों के बिना चुनाव लड़ना या सत्ता प्राप्त करने का सपना देखना सपना ही रह जाएगा। अगर आज भारतीय जनता पार्टी में बदलाव किया जाता है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होगी। बदलाव करना ही है तो योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस या बंगाल के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में भी बदलाव करना आवश्यक है और तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक सूत्र में बांधने का काम किया जा सकता है। और एक बात याद रखना जरूरी है, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा संघ के साथ भी टकराव लेने की पोजीशन में हैं, तो जेपी नड्डा के कारण जो कुछ हो रहा है जेपी नड्डा को भी उसी तराजू में तोलना चाहिए। नमस्ते।